वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ इरम अब्बासी और आज हम बात करेंगे रिटायर्ड कर्नल इनामुर रहीम की, जो कि 15 दिन से गुमशुदा थे। और आज वजारत दिफा ने एक छोटे से मुख्तसर से बयान में ये कहा है कि वो उनकी हिरासत में हैं और उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है कार्रवाई चलाई जाएगी। आज रिटायर्ड कर्नल इनामुर रहीम की हियरिंग भी हुई, जिसमें उनके वकील एडवोकेट अनवार डार वहाँ पर मौजूद थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा एडवोकेट साहब कि माजरा है क्या। पहले तो 15 दिन से रिटायर्ड कर्नल साहब मिसिंग थे और फिर उनके बेटे ने जैसे कि कहा कि उनको 17 और 18 की शब को स्याह वर्दियों में 8 से 10 लोग जो है वो हिरासत में लेकर गए। तो उसके बाद आपसे जब राब्ता हुआ तो उस वक्त तक क्या आपने लाहे अमल अपनाया था और कैसे ये आज वजारत दफा ने बताया कि उनकी हिरासत में? जी, जब 16 और 17 की मिडनाइट उनको इनामुर रहीम साहब को अगवा किया, 8 से 10-12 लोग थे ब्लैक यूनिफॉर्म में, अस्करी 14 में उनके घर आए और उनको वहां से उठा के ले गए बिस्तरे से जब वो आराम फरमा रहे थे। उनकी उम्र भी ज़ाहिर है 60+ है, तो तबीयत भी थोड़ी सी उनकी जरा नरम है, तो उनको वहां से ले गए। रात को उनके बेटे का मुझे फोन आया, लेकिन वो काफी देर से मैं अटेंड नहीं कर सका। रात को 9:30 बजे उसी दिन मेरी उनसे बात हुई फोन पे, क्योंकि वो अक्सर मुझसे इन इश्यूज पे वो मुशावरत भी करते थे, हम लोग बात भी करते थे। तो उन्होंने बताया कि मैं इस वक्त आर्मी के जो केस चल रहा है एक्सटेंशन का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उस पे मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट को उसमें असिस्ट कर रहे थे और कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी, क्योंकि वो उनकी कमांड है आर्मी एक्ट पे और उस हवाले से वो सारी वर्क करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सुना और मजीद वो नोट्स ले रहे थे। तो उसके बाद वो हमने कहा कि ठीक आप ले लें, आप बाद में बात करें। तो फिर सुबह से मुझे दोबारा उनके बेटे का फोन आया कि इस तरह से लोग उनको ले। फिर हमने काफी जद्दोजहद की बार के लेवल पे और एक रपट पुलिस में दर्ज कर। ये भी बताइएगा कि क्योंकि उनके बेटे का मैं बयान पढ़ी थी और मेरे खुद भी उनसे भी थोड़ी देर पहले बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें बंदूक की जोर पे लेकर गए ये जो स्याह वर्दियों में लोग मलबूस थे। जाहिर है वो जब यूनिफॉर्म में थे उनके पास असला था, वो पकड़ा, उनको घसीट के ले गए। तो जाहिर है वो कोई दूसरा बंदा तो मजामत तो उसमें नहीं कर सकता, उनके पास वेपन थे, जाहिर है तो बंदूक के जोर पे ही खाली हाथ तो नहीं थे। ठीक है, तो फिर आपने कहा कि बार काउंसिल में आपने मुशावरत शुरू की। जी, उसके बाद हमने काफी एफर्ट की और मोरगा थाना में पुलिस स्टेशन वहां पे हमने रपट दर्ज करवाई कि इस तरह उनकी गुमशुदगी हो गई है। इब्तदाई इनिशियली हमने रपट दर्ज करा दी और बार को आगाह किया। तो बार ने भी इसमें नोटिस लिया और एक रेजोल्यूशन भी इस हवाले से पास की उनकी रिकवरी के लिए, और तशवीश का इजहार किया कि उनका कोई वेयर अबाउट्स नहीं पता। वो सीनियर लॉयर हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे कुछ 450 के करीब उनकी हाई कोर्ट में इसी हवाले से मिसिंग पर्सन्स और यही जो आर्मी के मामलात हैं इन पे रेट पिटीशन चल रही थी। तो इस तरह से उनको घर से उठा लेना लेके गैर कानूनी गैर आईनी है। और तो उसके बाद हमने जी और वो खुद भी थोड़ा सा अगर हम अपने देखने वालों को रिटायर्ड कर्नल इनामुर रहीम साहब के बारे में बताएं तो वो खुद भी जैक ब्रांच में रह चुके हैं, परवेज मुशर्रफ के अंडर भी उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। जी बिल्कुल वो रह चुके हैं उसमें वहां पे, और उनकी कमांड थी पूरी बहुत अच्छी उनकी आर्मी एक्ट पे और इससे रिलेटेड जो मैटर हैं उन पे कमांड थी। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन के इशू पे भी उनको सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करना चाहते थे। सही, तो ये बताएं कि आज की हियरिंग में क्या हुआ, आपने क्या मौकिफ अपनाया, हुकूमत का क्या मौकिफ था? इस सिलसिले में आज गालबन हमारी 5वीं पेशी थी उनकी वहां पे कोर्ट में, और ये पहले जो मुसलसल 3-4 पेशी से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टाइम ले रही थी, टाइम गेन कर रहे थे कि हमें टाइम दें, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो कहाँ है, लेकिन वो जवाब जमा नहीं करा रहे थे। तो फिर अभी जो उन पे प्रेशर पड़ा है मीडिया का, सिविल सोसाइटी ने मुजाहरे किए हैं, कल भी सिविल सोसाइटी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इस हवाले से मुजाहरा किया, तो जाहिर है ये प्रेशर बिल्ट अप हुआ है। तो अभी उन्होंने कोर्ट में आके एक शॉर्ट सी, वो चूंकि मैंने अपनी आंखों से तो अभी तक हमें उसकी कॉपी नहीं मिली, लेकिन यही है कि उन्होंने एक शॉर्ट सी स्टेटमेंट दी है कि वो हमारी कस्टडी में और हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी तक उनके
प्रॉपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ उनका। तो फिर कोर्ट ने आज की जो हियरिंग है उसमें ब्रिगेडियर वासिफ साहब हैं, उन्होंने हमारी टीम में आर्गू किया केस, उनके हवाले से बताया कि वो रिटायर हैं और इन पे आर्मी एक्ट जो है ना वो लागू नहीं होता, और उनको लॉ के हवाले से बताया, आर्मी एक्ट के हवाले से भी, और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी कोर्ट को दी कि ये उनको जी सॉरी उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है आर्मी की। जी, इस पे हम तफसील में बात करते हैं थोड़ी देर में। उस वक्त कौन कौन अदालत में मौजूद था, हुकूमत की तरफ से और आपकी तरफ से? एक तो हुकूमत की तरफ से एक तो डिप्टी अटार्नी जनरल थे, डिप्टी अटार्नी थे, अटार्नी जनरल, और इसके अलावा एक ब्रिगेडियर साहब से, नाम उनका मैं इस वक्त याद नहीं है, ना ही वहां पे बताया गया, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वो पेश हुए। और इनामुर रहीम की तरफ से वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल अमजद शाह साहब थे, जो हेड हैं हमारे लॉयर फोरम के सबसे बड़े। इसके अलावा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी थी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी थी, पंजाब बार काउंसिल के मेहमान थे, और हम सारे लोग वहां पे कोर्ट को असिस्ट करने के लिए मौजूद थे। तो ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो इसके थोड़े बहुत जज्बात या इसके जो पहलू हैं जो सामने आ रहे हैं, उनमें ये है कि बेसिकली आपने एक सीक्रेट ऐसी मालूमात जो है शेयर की हैं जो कि फ़ौज का नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो कर्नल साहब फ़ौज का हिस्सा तो रहे, और आपने जैसा खुद कहा कि वो फ़ौज उन केसेस को डील कर रहे थे जिन लोगों को फ़ौज से गिला शिकवा था, या मिसिंग पर्सन्स के केसेस पे वो देख रहे थे। तो वो फ़ौज के अंदर कनेक्टेड तो होंगे अभी भी? देखिए, वो इंतहाई रेस्पॉन्सिबल आदमी थे, इंतहाई जिम्मेदार आदमी, और मैं समझता हूँ जो उनको यूनिफॉर्म में अगवा करके ले गए, किडनैप करके ले गए, उनसे ज्यादा वो फौज के भी वफादार हैं और पाकिस्तान के भी वफादार हैं। वो कोई बात नेवर, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, 10 साल से मेरे साथ वो काम करते हैं, वो एक लफ्ज कभी वो बोल नहीं सकते इस हवाले से जो आर्मी के हवाले से या कोई इस तरह का सीक्रेट हो। जब भी वो इलीगलिटी देखते थे तो वो कोर्ट में पिटीशन लेके जाते थे। अब वो कोई ओपन चीज है, वो कोई सीक्रेट बात नहीं है, अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन है कोर्ट में आके कर सकता है, लेकिन जी इम्पॉसिबल है कि कोई ऐसा सीक्रेट आर्मी का जिससे आर्मी को नुकसान पहुंचे, वो इस नेचर के आदमी नहीं थे। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, आपने थोड़ा सा उसको उस पर बात की कि ऐसी माजी में मिसालें हैं जहां पर सिटीजन्स सिविलियंस पर, क्योंकि उनको शायद 12 साल हो गए उनको रिटायर हुए फौज से, तो आपने कहा कि वो उन पे लागू नहीं हो सकता क्योंकि वो सिविलियन है। उसमें उसमें ये है कि आज भी मोहतरम जज साहब ने उनसे, जो रेस्पोंडेंट है गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने बार बार कोर्ट ने ये स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि आप कोई ऐसा मटेरियल मेरे सामने लाएं कि जिसकी वायलेशन उन्होंने की है और जिस पे आपने उनको अरेस्ट किया। रिपीटेडली डिप्टी अटॉर्नी जनरल से भी क्वेश्चन किया, और स्पेसिफिकली ब्रिगेडियर जो वहां पे मौजूद थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनसे भी क्वेश्चन किया, लेकिन उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसीलिए सुबह उन्होंने वो नाराज हुए जज साहब कि आप बगैर तैयारी के और बगैर किसी मटेरियल के आ गए हैं, आप सुबह एडिशनल अटॉर्नी जनरल को यहाँ पे कोर्ट में लेके आए ताकि वो कोर्ट को असेस करें कि आपके पास क्या मटेरियल है, आपके पास, उनके इनाम साहब के पास क्या मटेरियल है कि उन्होंने किस चीज की वायलेशन की है, और अपने ग्राउंड्स क्या है आपके उनकी डिटेंशन के। तो इससे पहले भी रिटायर्ड कर्नल इनामुर रहीम पर किसी सड़क पर कुछ नामालूम अफराद ने हमला किया था? हाँ, दरअसल मैं आपको बताऊं कि ये 2012 में मेरी रेजोल्यूशन थी उस वक्त के सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज कियानी के खिलाफ, जिसपे बहुत वावेला मचा, और उनका शायद ये ख्याल था कि शायद इन्होंने फीड की हो। तो वो मेरी जो है ना, मेरी ही सोच थी और मेरे ही अल्फाज थे। तो इस शक की बुनियाद पे उन्होंने गए हुए थे वो अपने आबाई गांव सरगोदा में, और जब वो वापस आ रहे थे तो इतने सादा कपड़ों में कुछ लोगों ने उनको तशद्दुद किया, मारा पीटा, उनके नाक की हड्डी टूट गई और उनके कपड़े खून से लथपथ हो गए, और वो उनको उन पे तशद्दुद किया था इस हवाले से, इस शुबे की बुनियाद पे कि शायद ये रेजोल्यूशन जो है ना इनाम साहब के हवाले से, लेकिन उनका उससे कतन कोई ताल्लुक नहीं था। और अब आगे का आपका क्या लाहेअमल होगा? अब सुबह कोर्ट क्या ऑर्डर करती है और वो क्या मटेरियल पेश करते हैं,
تو اگر تو انہوں نے کچھ مٹیریل پیش کیا، اگر انہوں نے ان کو حراست میں رکھا، تو پھر ہم ایک سیپریٹ ریٹ پٹیشن بھی فائل کرتے ہیں. ظاہر ہم لائرز ہیں، ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، تو ہم تو کورٹ میں ہی جائیں گے اس حوالے سے. تو ہم اس کے علاوہ اگر تو وہ ان کے پاس کوئی مٹیریل نہ ہوا، کورٹ کو سیٹسفائی نہ کر سکے، تو ان کی ریلیز کا بھی آرڈر کورٹ کر سکتی ہے. اور اگر انہوں نے ریٹین کیا تو پھر ہم دوبارہ ریٹ میں جو ہے نا وہ اس ریٹ پٹیشن میں آئیں گے کہ ان کو کیسے آپ نے اریسٹ کر لیا. آپ نے ایک تاثر یہ بھی دیا کہ یہ کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ وطن سے پیار کرتے ہیں اور فوج سے پیار کرتے ہیں، تو اتنے عرصے سے وہ وہاں پر راولپنڈی میں 12 سال سے لا پریکٹس کر رہے ہیں، تو ان پہ اس کے علاوہ کوئی مقدمات چلائے گئے؟ یہ جو آپ نے تشدد کی بات کی ہے، اس کے علاوہ کبھی حکومت نے یا ان کے خلاف کسی بھی دور حکومت میں مقدمے چلے؟ نہیں، ان کو کوئی کیس نہیں چلا. ایک دفعہ ان کی گاڑی جو ہے نا اس کو جلایا گیا تھا، اس کو آگ لگائی گئی تھی. اس کے علاوہ ان پہ کسی قسم کا مقدمہ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں درج ہوا. صحیح. اور کیونکہ آپ ان کو جانتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ ان کی فیملی کے بارے میں، کہ کتنے ان کے بچے ہیں، اور آپ ان کے بیٹے سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں عدالت میں؟ جی ان کے بیٹے جو ہے نا وہ بھی اسنین، وہ بھی کورٹ میں آتے ہیں. میری ان سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تھی، ابھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے. میرے تو ہمارے تعلق صرف نام صاحب تھے اور ان کی مسز ہوتی ہیں. بس وہ سادہ سی زندگی بسر کرتے ہیں اپنا. اسی میں ان کو ایک چیز میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ ان کے حکومت کی طرف سے بڑی بڑی آفرز ہوئی. ان کو ہر طرح کے انہوں نے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ کو سیلری بھی اچھی ملے گی، فیسلٹی بھی، ہر تمام فیسلٹی ملے گی، آپ اس کام کو چھوڑ دیں، یہ ریٹ پٹیشن جو آپ فائل کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اس چیز سے انکار کیا. ان کا میں چھوٹی سی میری یہی جو ہے نا میں کافی ہے میرے لیے کہ میں جو غیر قانونی غیر آئینی جو بات ہوتی ہے میں اس کے خلاف کورٹ میں آ جاتا ہوں. تو انہوں نے ریفیوز کیا ان کی آفر کو. ایڈوکیٹ انوار صاحب، ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور ایک تھوڑی سی میں آپ کو ایک مزید اس میں ایڈ کر دوں کہ اس میں ایک جو ہمیں بھی تھوڑا سا شبہ ہے کہ دو حوالے سے ان کی ممکن ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے نا یہ جو کنسرن کوارٹر ہے ان کو شاید یہ ان کے لیے مشکل ہوئی ہو. ایک تو انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی تھی انگور اڈا جو ہے پوسٹ چیک پوسٹ، اس کو افغانستان کے حوالے کرنے سے. اس وقت یہ جنرل سلیم یہ باجوہ صاحب تھے، سلیم باجوہ، جو اس وقت سی پیک کے چیئرمین بنائے گئے ہیں. تو وہ ان کی ریٹ پٹیشن پینڈنگ تھی. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اس میں ایک سی ایم فائل کی ہے کہ آلریڈی ان کے خلاف ایک میری ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے اور ابھی ان کو سی پیک کا وہ چیئرمین لگا دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک آبجیکشن ریز کیا تھا. تو انہوں نے مجھے اس بات پہ بتایا تھا کہ 2 دفعہ ان کے پاس ڈیلیگیشن آئے ہیں. انہوں نے اسپیسیفک مجھے نام تو نہیں بتایا، لیکن انہوں نے بتایا کہ کنسرن کوارٹر سے ڈیلیگیشن آیا اور مجھے پہ مجھے انہوں نے اس بات پہ انسسٹ کیا کہ آپ یہ پٹیشن سی ایم واپس لیں. تو انہوں نے اس پہ ریفیوز کیا کہ نہیں میں سی ایم واپس نہیں لے سکتا. نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 ابھی جو ریسنٹلی چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن ہے اس پہ بھی یہ کورٹ کو، سپریم کورٹ کو اسسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور وہاں پیش بھی ہوئے تھے. یہ 2 باتیں میری ذہن میں آتی ہیں فوری وجہ ہو سکتی ہے ان کے اٹھائے جانے پہ. ایڈوکیٹ انوار ڈار بات کر رہے تھے. یہ لائر ہیں ریٹائرڈ کرنل انعام الرحیم کے، جو کہ 15 دن پہلے گمشدہ ہوئے تھے اور اب وہ وزارت دفاع کی حراست میں ہیں، اور وزارت دفاع جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے کہ ان کے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے، اور کل حکومت عدالت میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ شواہد پیش کرے گی. ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ انوار ڈار.